सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 3 देख रहे हैं, संविधान निर्माण। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका निर्माण। पहले हमने देखा, जब हमने बात की कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं होते। इसका मतलब जो जनता जिन्हें चुनती है वो उनसे जवाब मांग सकती है, या वो लोग जो सत्ता में हैं वो जवाबदेह होते हैं जनता के। इसके अलावा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, देश का सर्वोच्च कानून है, और इस कानून का यानी कहें कि देश के सर्वोच्च कानून होने के नाते, उसकी हैसियत से संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों का अधिकार, जो भी एक देश के सिटीजन के अधिकार होते हैं, और सरकार की क्या शक्ति होगी, कितनी शक्ति होगी, कहाँ तक शक्ति होगी, और कैसे उसके कामकाज होंगे, उनके तौर तरीके क्या होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? संविधान। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? क्या है ये, पहली बात तो, और क्या ये एक रूल है, रेगुलेशन है, क्या ये लिखित किताब है, किसने बनाई, किसकी इसकी जरूरत ऐसी क्यों आ गई, संविधान कैसे बनाए जाते हैं, इन्हें बनाता कौन है, और क्या तरीके होते हैं इसको बनाने के। किसी भी लोकतांत्रिक देश, यानी कोई भी ऐसा देश जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, उसके संविधान को आकार देने वाले कौन कौन से तत्व हैं, यानी एक संविधान को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, कौन कौन से मूल्य होते हैं। तो एक बार यदि संविधान बन गया तो क्या ये पत्थर की लकीर होती है? क्या इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? इन सब के लिए हम उदाहरण लेंगे दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का। वहां क्या हुआ, किस तरीके से दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने अपना संविधान बनाया, जो कि आज तक का सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है। इसके बाद हम हिंदुस्तान यानी भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे, उसके निर्माण के बारे में देखेंगे, और उसके पीछे क्या विचार थे, क्या मौलिक विचार थे, क्या लोगों के दिमाग में जिन्होंने इसको बनाया, और उस समय हमारा सामाजिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश कैसा था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, इसमें लोकतांत्रिक संविधान यानी डेमोक्रेटिक जो संविधान है वो कैसे बना, कैसे आया। यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका का जो नीचे का पोर्शन है, सबसे आखिर का जो पोर्शन है, वो साउथ अफ्रीका है। यानी अफ्रीका के इस पोर्शन में जो लाल आप देख रहे हैं जगह, ये साउथ अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका में कुछ संघर्ष हुआ। पहले ये समझे कि यहां पर नाम आएगा एक साहब का, जो आप यहां देख रहे हैं। ये साहब है, इनको नोबेल प्राइज मिला है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला, बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है इनका। तो नेल्सन मंडेला साहब जो है, ये रंग भेद के खिलाफ, रंग भेद क्या होता है, काले और गोरे या किसी भी नस्ल का भेद, कि आप ये हो मैं ये हूं, जब मैं हूं और आप हो, जब रंग पे आ जाता है, कलर पे आ जाता है, तो हम इसे रंग भेद कहते हैं, एपार्थेड कहते हैं। तो एपार्थेड या एपार्थाइड, उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और यहाँ पर इनको बड़े समय के लिए कैद किया गया। यहाँ पर इस जगह पे एक जेल है। 28 वर्ष तक नेल्सन मंडेला साहब दक्षिण अफ्रीका में, ये जो द्वीप है ये दक्षिण अफ्रीका का ही है, जिसको रॉबेन द्वीप कहते हैं, यहाँ पर इनको 28 साल के लिए रखा गया, क्योंकि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया गोरों द्वारा, व्हाइट्स द्वारा। तो रंग भेद या अपार्थाइड के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, तो रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में, जैसे मैंने बताया, नस्लीय भेदभाव, कलर, स्किन का कलर होता है,
उसके हिसाब से जो भेदभाव होता है उसे हम नस्लीय भेदभाव या रंग भेद कहते हैं। तो ये नस्लीय भेदभाव का ही एक प्रणाली है। नस्ल मतलब होता है कि जैसे अगर आप, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम है, अलग अलग कास्ट को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, या बड़ी कास्ट छोटी कास्ट को थोड़ा सा कुछ ठीक से नहीं समझती है, देखती है, तो उसको भी हम नस्ल भेदभाव कहेंगे। तो रंग भेद इसी नस्ल भेदभाव का एक प्रणाली कह सकते हैं, जिसमें रंग के हिसाब से भेदभाव होता है। और ये जो काले लोग हैं, जिसको हम अश्वेत कहेंगे, तो ये प्रणाली अश्वेतों के लिए बहुत ज्यादा दमनकारी थी, बहुत ज्यादा। क्या हुआ कि जब गोरे आए साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो मोस्टली एरिया है वो पूरा का पूरा पहले जमाने में जो वहाँ के नेटिव्स हैं वो ब्लैक्स हैं, क्योंकि इक्वेटर के करीब आता है ये, तो जितने भी लोग थे वो ब्लैक थे। फिर उसके बाद ये व्हाइट्स यहाँ पर आए, और आते कैसे हैं, जैसे हिंदुस्तान में आए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेके, ऐसे ही यहाँ पर व्यापार के नाते आए। फिर उन्होंने यहाँ पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दी, और जो यहाँ पर रहते थे वो अश्वेत कहें उनको, तो वो उनको उन्होंने खदेड़ा, या ये कहें कि श्वेत क्षेत्रों में जहां जहां गोरे रहना चाह रहे थे या रहते थे, वहां पर अश्वेत या काले लोग नहीं रह सकते थे। तो 1950 के बाद से जो अश्वेत हो गए, रंगीन हो गए और भारतीय हो गए, क्योंकि भारतीयों का जो कलर होता है वो थोड़ा गेहुआ होता है, गेहूं जैसा होता है। अश्वेत तो बिल्कुल काले होते हैं, मतलब उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। ऐसे बीच के जो होते हैं थोड़ा अलग अलग मिक्सचर में, उसे हम रंगीन कहते हैं। तो 1950 के बाद से अश्वेत, रंगीन और भारतीयों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ, या अंग्रेज जिसका दमन कर रहे थे उसमें सभी लोग थे, क्योंकि स्किन कलर पे, या ये कहें कि जो शरीर का एक कलर है उसके हिसाब से वो लोगों को अलग मानते थे अपने से, या हीन भावना से देखते थे। तो काफी लड़ाई लड़ी गई। तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC, ये एक ऐसा संगठन था, अम्ब्रेला संगठन जिसे कहते हैं। ये ANC ने जो सरकार, ये कहें कि सरकार जो कर रही थी या जो गोरे लोग कर रहे थे उनके खिलाफ संघर्ष किया, और ANC ने एक तरीके से नेतृत्व किया इसका। 1964 में, जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा नाम है ये विश्व के लिए हिस्ट्री में, नेल्सन मंडेला और साथ में और भी अन्य नेता थे, उन्होंने 1964 में अपने देश में रंगभेद शासन का विरोध किया। और जब विरोध किया तो जैसे मैंने आपको बताया, इनको रॉबेन द्वीप में जाके कारावास 28 साल के लिए इनको रख दिया गया। अब जब ये सब चीज हो गई, और फिर किसी ऐसे मोड़ पर जैसे ही रंगभेद के खिलाफ विरोध और संघर्ष बहुत बढ़ा, अब जब व्हाइट्स थे तो वो तो कम ही थे, वो तो उसके लिए आए थे अपने ट्रेड के लिए, फिर उन्होंने आधिपत्य जमा लिया, उसके बाद वो सत्ता में आ गए, लेकिन वो कम थे। लेकिन जब रंगभेद, इतने सारे लोग रंगभेद के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया, विरोध कर रहे थे, संघर्ष बहुत बढ़ गया, तो जो सफेद शासन है, या कहें जो व्हाइट्स का जो शासन है, उन्होंने अपनी नीतियों को बदला। 28 साल के कैद के बाद नेल्सन मंडेला साहब जेल से वापस आए, रिहा हुए। 26 अप्रैल 1994 इसकी मध्य रात्रि यानी कि मिडनाइट में लोकतंत्र को, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, इस कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, दक्षिण अफ्रीका, यहां पर लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को यहां अपनाया गया। इसको अपनाया गया यानी कि डेमोक्रेसी लागू हो गई। 2 वर्षों के बाद संविधान सामने आया, यानी कि अब यहां एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही, जिसने अपने नागरिकों को किसी भी देश में उपलब्ध सबसे ज्यादा, सबसे बड़े, सबसे बृहद, सबसे व्यापक अधिकार दे दिए। यानी जो 2 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें इतनी सारी चीजें दी गई जो आज तक कभी, यानी इतनी सारी चीजें, कंटेंट उसमें था जो आज तक किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखा गया। ये एक मैं चित्र दिखाना चाहता हूं, डरबन समुद्र तट है जहां पर केवल क्लियर लिखा हुआ है कि केवल यहां पर गोरे नहा सकते हैं,
बाकी जुलू में लिखा गया है, अंग्रेजी अफ्रीका में, अफ्रीकन जो भाषा वहाँ की होगी। तो वहां पर क्लियर कहा गया है कि देखिए यहाँ अश्वेत आसपास भी ना दिखाई दे, यहाँ पर केवल गोरे या श्वेत नहा सकते हैं। तो ये सिचुएशन थी। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ऐसी सिचुएशन पे आया कि उसने सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो ये जो संविधान था, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इस संविधान में नागरिकों को जितने बड़े, जितने ज्यादा, जितने व्यापक अधिकार दिए, उतना दुनिया में कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जो इतने व्यापक कानून या कहें इतने व्यापक अधिकार देता है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से सारी दुनिया प्रेरणा लेती है। यानी ये इतना ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको एक मॉडल के रूप में देखा जाता है कि बड़ा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आज दक्षिण अफ्रीका एक बहुत अच्छे देशों में माना जाता है। इस देश को इंद्रधनुषी देश भी कहते हैं। इंद्रधनुषी देश, ये शब्द आएगा, इंद्रधनुष मतलब होता है रेनबो, यानी जो 7 कलर की, जब बरसात का समय आता है तो आप देखेंगे कि आसमान में इंद्रधनुष छाता है, तो वहां पर बहुत सारे कलर एक साथ आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इंद्रधनुषी देश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एथनिसिटी है, हिंदुस्तानी भी है, गोरे भी है, काले भी है, रंगीन लोग भी हैं, सब लोग मिल के रहते हैं और सब लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बंधे हुए, इसीलिए इसको इंद्रधनुषी देश भी कहा जाता है। तो हमें संविधान की जरूरत क्या है, ये बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा क्या है जो हमें संविधान देता है? तो जब ये बात आई कि भाई लड़ाई झगड़ा हुआ, जैसे हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में जब गोरे और कालों के बीच में कुछ विरोध हुआ और कालों ने कहा या फिर अश्वेतों ने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये हमारा देश है और यहाँ पर इस तरीके से नहीं चलेगा। तो अंग्रेजों को फिर ये बात सुननी पड़ी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। लेकिन अभी अंग्रेजों को ये डर था कि अगर बाई चांस ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि नेल्सन मंडेला साहब आ गए थे वहां, तो अश्वेत इस तरीके का कानून बनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि श्वेतों को नुकसान होगा। तो श्वेत डर रहे थे, अश्वेत भी थोड़े बहुत तो डर ही रहे होंगे, लेकिन जो गोरे थे वो ज्यादा डर रहे थे। तो कैसे भरोसा कैसे किया जाए, यानी गोरे कालों पे और काले गोरों पे, जिन्होंने इतने समय तक इतनी बुरी सिचुएशन झेली है। हो सकता है कि काले ये कहे या अश्वेत ये कहे कि गोरों ने हम पे इतना बुरा व्यवहार किया। आपने देखा था वो अभी जो चित्र मैंने दिखाया आपको, ये जो चित्र था कि यहाँ पर मतलब इतना बुरा व्यवहार होता था कि यहाँ क्लियर लिखा था कि यहाँ पर केवल गोरे नहा सकते। तो ऐसा हो सकता था कि जो अश्वेत है वो श्वेतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करे, है ना, जो अश्वेत है काले हैं वो गोरों और उनको भगा दे या उनको मार दे। तो एक भरोसा नहीं हो पा रहा था। तो ये भरोसा बनाने और दोनों के बीच में या अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में एक सामंजस्य के लिए कुछ बातें तय हुई। तो जो बातें तय हो रही थी वो कोई हवाई तो होंगी नहीं, या होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुकर जाएगा। तो जो भी चीजें हैं इनकी लिखत पढ़त जरूरी है, यानी कि इनको लिख पढ़ लिया जाए, मतलब बाकायदा इसको नोट डाउन कर लिया जाए, ताकि जो भी पार्टी है, चाहे श्वेत हो, अश्वेत हो, रंगीन हो, वो इस सब से बंध जाए। ये एक मैंने सिचुएशन बताई कि क्यों जरूरत हमें पड़ती। होता यह है कि जब आप नियम कानून बना देते हैं, जब कुछ ऐसी चीजें लिख लेते हैं जो सबके लिए मान्य हो जाए, सब उसे माने, तो नियम सबसे ऊपर होंगे। और कोई भी सरकार, अगर सरकार कोई बनती है तो ऐसा ना हो कि सरकार अगर बन गई, उसको लगता है कि मुझे लोगों ने चुन लिया, या कोई ऐसी सरकार आ जाती है जो तानाशाही हो तो सब कुछ चेंज कर देगी अपने हिसाब से, है ना, अपने देश को अपने हिसाब से बना देगी। तो नियम अगर होंगे तो कोई भी सरकार आती है वो ये तय करती है कि तुम आपकी लिमिटेशन क्या है। यानी कोई भी सरकार आके ये जो नियमावली है या ये कहें रेगुलेशंस है या वे कहें कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। यानी जो बुनियादी नियम है और जो लिखित रूप में लिखे हैं उसी को हम संविधान कहते हैं। तो संविधान की डेफिनेशन क्या हुई? जो बुनियादी नियम एक देश को चलाने के लिए, एक सरकार को चलाने के लिए लिखे हुए हैं, लिखित रूप में मौजूद है, उन्हें हम संविधान कहते हैं। तो एक संविधान आवश्यक क्यों है? क्योंकि एक विश्वास और समन्वय, जैसे मैंने बताया,
वो उत्पन्न होना चाहिए अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में, जो एक साथ सब रह सके। बहुत जरूरी है एक साथ रहना एक देश में, क्योंकि अगर कहीं भी सामंजस्य नहीं हुआ तो संविधान की आवश्यकता या कहें संविधान की जो मौलिकता है उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी चीज, सरकार कैसे गठित हो, किसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, कौन निर्णय ले सकता है, कितने निर्णय ले सकता है, और ये सरकार की शक्तियों को लिमिट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान ये सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और बताता है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार है। यह एक बहुत अच्छा समाज बनाने में, जबकि क्योंकि बहुत सारे, जैसे अगर मैं हिंदुस्तान की बात ले लूं, हमारे पास कितने सारे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग क्रीड है, अलग अलग जगह है। तो इतने सारी जगह पे इतने सारे लोग अगर हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो एक अच्छा समाज बनाने में, यानी कि उनको सब मिलजुल के सबको बराबर और इक्वल रखने की जो आकांक्षा है उसको व्यक्त करता है या उसको फलीभूत करता है आपका संविधान। तो भारतीय संविधान का निर्माण, अगर मैं इस पे आऊं, इससे पहले कुछ और चर्चा करना चाहूंगा कि संविधान की डेफिनेशन हमने देख ली। संविधान बहुत सारे काम करता है। सबसे पहले कि जो लोग हैं उनमें भरोसा पैदा करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सरकार किस तरीके से गठित होगी, कैसे फैसला लेगी, क्या अधिकार होंगे, ये भी संविधान तय करता है। तीसरा यह है कि सरकार के अधिकारों का सीमांकन या कहें सीमा निर्धारण कौन करता है? संविधान। और नागरिक के क्या अधिकार है ये भी कौन बताता है? संविधान। ये केवल आप ये समझ लीजिए कि लिखी हुई कुछ लिखत पढ़त वाली एक चीज है जो एक देश को चलाने के काम में आती है। और चौथा, जैसे मैंने कहा कि अच्छे समाज को गठित करता है संविधान। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है कि आप ये देखें कि एक संविधान है, तो संविधान अगर एक डेमोक्रेटिक देश है, मैं डी लिखता हूं डेमोक्रेसी के लिए, अगर डेमोक्रेटिक देश है तो उसके पास संविधान होगा ही होगा। बस इसको दिमाग में डाल लीजिएगा। अगर एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो उसके पास संविधान होगा ही होगा। लेकिन अगर किसी देश के पास संविधान है तो वो डेमोक्रेटिक है, इसकी कोई गारंटी नहीं, जरूरी नहीं है। तो जिन देशों में संविधान है वो सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। वहां ताना ऐसा ही हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन हो सकता है कोई और तरीके की सरकार चल रही है, डेमोक्रेटिक ना हो। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन, सी लिखता हूं इसके लिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। अब आते हैं हम भारतीय संविधान के निर्माण पे। तो भारतीय संविधान का निर्माण 1928 में मोतीलाल नेहरू साहब और बाकी कांग्रेस, उस समय कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, जो हमारा इंडिपेंडेंस का एक मुहिम चली, उसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का था। तो मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक बाकायदा संविधान का एक मसौदा तैयार किया, यानी कि प्रारूप तैयार किया, प्रोटोटाइप तैयार किया कि संविधान कैसा होगा। 1931 में यह हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका अधिवेशन हुआ कराची में। अब 1931 में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। तो जब कराची अधिवेशन हुआ तो ये संकल्प हुआ कि, और ये कहे कि इस बात पे बिल्कुल एक मोहर बैठ गई कि भारत का, ये कहें स्वतंत्र भारत का संविधान होना कैसे चाहिए, दिखना कैसे चाहिए। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो संविधान को बनाने में जिसने योगदान दिया है? पहली चीज तो यह है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, उसके विचार, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद जितने ज्यादा फ्रीडम के अधिकार, जितनी फ्रीडम की बात वहां पर हुई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, वो सारी फ्रांसीसी क्रांति से आई या फ्रांस से आई समझ लीजिए। ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र की जो प्रथा है वो हमने ली है। अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स हमने लिया है। और रूस से जो समाजवादी जब क्रांति हुई तो वहां से जो कंटेंट निकल के आया वो हमने लिया है।
यानी कि अलग अलग देशों की जो अच्छाई थी, अलग अलग देशों की जो अच्छी चीजें थी, वो हमने अपने संविधान में लिया है। इसको मैं थोड़ा दोबारा बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर जो चिंतन हो रही थी, जो बहस हो रहा था, इसने कई चीजों को बढ़ाया आगे। जैसे जो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श थे, ब्रिटेन के जो संसदीय लोकतंत्र के कामकाज है और अमेरिका के अधिकारों की जो सूची है, वो सब हमने ली है, या ये कहें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनसे प्रभावित है। रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई थी, उससे भी भारतीय काफी प्रभावित हुए थे, और जो सामाजिक और आर्थिक समानता है, समता है, उस पर आधारित व्यवस्था हमने यहाँ से ली। तो कई देशों से हमने अपने एक तरीके से वहां से इंग्रेडिएंट लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, जिसमें हमारी भी काफी चीजें हैं। तो अब बात आती है संविधान सभा की। तो संविधान सभा की चर्चा हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।